जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के कार्यों की। आरबीआई के कार्य पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आरबीआई के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई। क्या आरबीआई पहले प्राइवेट बैंक था, फिर उसका राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई का वित्तीय जो वर्ष कौन सा होता है, कब से कब तक होता है, यानी कि पूरा आरबीआई के इतिहास के बारे में अपन थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हासिल कर लेते हैं। फिर हम डिटेल से आरबीआई के एक एक कार्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। आरबीआई की स्थापना किसके तहत हुई? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और आरबीआई 1 अप्रैल आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को बनके तैयार हो गया था, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय शुरू में कलकत्ता में। कहाँ था? कलकत्ता में। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, तब इसका मुख्यालय था कलकत्ता में। तब आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। फिर बाद में आरबीआई का मुख्यालय 1937 के अंदर मुंबई ले जाया गया। आरबीआई का मुख्यालय 1937 में मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हुई थी। हिल्टन यंग समिति। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। और आरबीआई की स्थापना महज 5 करोड़ रुपए की अंश पूंजी के आधार पर हुई थी, यानी कि 5 करोड़ रुपए लगा के ये बैंक बना था। और शुरू में यह बैंक प्राइवेट बैंक था, और बाद में देश आजाद होने के बाद में आरबीआई को जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है इसको सरकारी बैंक में बदल दिया गया। और इसका वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। और आरबीआई के अलावा जितने भी बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हुआ, कैनरा बैंक हुआ, इनके अन्य बैंकों का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अन्य बैंकों का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब हमने आरबीआई की बेसिक डिटेल जानने के बाद अब हम आरबीआई के कार्यों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आरबीआई का सबसे पहला कार्य होता है मुद्रा का निर्गमन, यानी कि आसान शब्दों में कहूं तो आरबीआई का मुद्रा का निर्गमन का तात्पर्य है कि आरबीआई मुद्रा का छापता है। नोट छापने का कार्य है वो आरबीआई करता है। और आरबीआई जो भी मुद्रा छापता है, वो मुद्रा छापने की उसको अथॉरिटी कुछ नियमों के अनुसार होती है। आरबीआई नोट जो छापता है वो एमआरएस के तहत छापता है। एमआरएस का मतलब होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई मुद्रा छापता है। एमआरएस के तहत, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई को 500 करोड़ रुपए एमआरएस के तहत आरबीआई को 200 करोड़, कितना? 200 करोड़ 115 करोड़ गोल्ड के रूप में, बाकी फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रखना होता है। 200 करोड़ रखने के बाद आरबीआई जितना मन करे उतने नोट छाप सकता है। और आरबीआई जो नोट छापता है उस पे भारत के आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। तो आप कहोगे सर आरबीआई 200 करोड़ रुपए रख के, यानी कि 115 करोड़ गोल्ड के रूप में और बाकी फॉरेक्स के यानी कि डॉलर के रूप में, इनके रूप में रखकर जो जितना मन करे मुद्रा छाप लेता क्यों नहीं, और पूरे देश में बंटवा देता क्यों नहीं? आपके मन में ये सवाल आ सकता है। तो इसका आंसर है, जब सबके पास में बहुत सारे पैसे होंगे तो
लोग वस्तु ज़्यादा खरीदेंगे, और जब ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे तो वस्तुएं महंगी बिकेंगी, क्योंकि वस्तुओं की कमी आ जाएगी। क्योंकि एक वस्तु को खरीदने के लिए सब लोग तैयार होंगे, और जो ज़्यादा पैसा देगा लोग उसको वो वस्तु दे देंगे। जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, यानी कि बहुत सारा एक वस्तु खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा है, तो उस मुद्रा का अवमूल्यन भी हो जाएगा। यानी कि जो मुद्रा पहले 1 रुपए में एक चीज खरीद पा रहा था कोई बंदा, तो अब वो एक चीज वो 10 रुपए में खरीद रहा है। यानी कि मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए ये अच्छा समाधान नहीं है कि बहुत सारे रुपए छाप के ये अपन पूरी जनता को बंटवा दे और जनता के दुख दर्द गरीबी दूर कर दे। अब हम अब अपन बात करते हैं कि ये तो नोट की बात हो गई कि भाई 10 रुपए, 20, 50, 200, 500 रुपए के नोट आरबीआई छापता है। तो ये 1 रुपए 50 पैसे के सिक्के और नोट कौन छापता है? तो ये भारत का वित्त मंत्रालय। कौन छापता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय 1 रुपए और 50 पैसे के नोट छापता है, और इसके ऊपर साइन होते हैं वित्त सचिव के। वित्त सचिव के साइन होते हैं, जो 1 रुपए और 50 पैसे के नोट भारत का वित्त मंत्रालय छापता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मुद्रा के निर्गमन, यानी कि मुद्रा को छापना, मुद्रा को छापने का कार्य आरबीआई करता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हम आरबीआई का कार्य देखते हैं कि आरबीआई सरकार का बैंक होता है। यानी कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों का खाता आरबीआई के पास में होता है, और सरकारें सभी वित्तीय लेन देन आरबीआई के माध्यम से ही करती है। जो आरबीआई के पास में इनका खाता होता है, उसके माध्यम सरकारें सभी लेन देन करती है। तो ये है सरकार का बैंक। और सरकार का बैंक है कि यह समस्त सरकारों को परामर्श भी देता है। आरबीआई इसके तहत सभी सरकारों को परामर्श भी देता है। किस क्षेत्र में परामर्श देगा? वित्तीय संबंध में परामर्श देगा, और ये सरकारों को ऋण भी देता है। ये सरकारों को ऋण भी देता है, और आरबीआई इसके साथ साथ सरकारों का इनके मैनेजमेंट, वित्त का मैनेजमेंट भी करता है, वित्त का प्रबंधन भी करता है। वित्त का प्रबंधन करने का मतलब है कि ये सरकारी प्रतिभूतियां या बॉन्ड का क्रय करता है और विक्रय करता है। तो ये सारे कार्य सरकार का बैंक होने के नाते आरबीआई करता है। यानी कि उनका वित्तीय लेन देन आरबीआई के खाते से होगा, आरबीआई उनको परामर्श देगा, आरबीआई उनको ऋण उपलब्ध कराएगा, और लास्ट में आरबीआई मैनेजमेंट भी करता है, प्रबंधन भी करता है। आरबीआई का अगला कार्य है कि ये दूसरे बैंकों का भी बैंक है। जितने भी दूसरे बैंक है, सारे बैंकों का बैंक आरबीआई है। तो बैंकों का बैंक होने के नाते आरबीआई, यानी कि समस्त बैंकों के खाते आरबीआई के पास होते हैं। जितने भी बैंक हैं उनके भी खाते किसके पास में होते हैं? आरबीआई के पास में होते हैं। और ये इन खातों के माध्यम से आपस में बैंक लेन देन भी करते हैं, और ये बैंकों को ये ऋण भी देता है। आरबीआई इन खातों के द्वारा बैंकों को ऋण भी देता है, और ये इन बैंकों को परामर्श भी देता है। यानी कि एक बात समझ में आ गई कि जिसके खाते आरबीआई के पास होते हैं, ये उन्हें ऋण भी देता है और ये उन्हें परामर्श भी देता है, चाहे सरकार का हो खाता, चाहे वो बैंकों का हो खाता। अब अपन अगला बात करते हैं आरबीआई के कार्य की कि ये बैंकों का पर्यवेक्षण भी करता है। पर्यवेक्षण का मतलब होता है कि ये बैंकों और गैर वित्तीय संस्थानों का मतलब है एनबीएफसीज। इनका एनबीएफसीज का नियमन भी करता है। इन सब का क्या करता है? नियम, यानी कि इनके नियम बनाता है। कौन? आरबीआई। एनबीएफसीज का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जैसे कि आप जानते होंगे बजाज फाइनेंस हो गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया। इन सब का जो नियमन है वो आरबीआई करता है। किसके तहत? आरबीआई के पर्यवेक्षण कार्य के
तहत आरबीआई का अगला कार्य होता है भुगतान प्रणाली का भी पर्यवेक्षण करता है। यानी कि जितने भी देश एवं विदेश में किए जाने वाले जो मुद्रा का स्थानांतरण हो रहा है, जो मुद्रा का भुगतान हो रहा है, मुद्रा का भुगतान हो रहा है, उसका उसका पर्यवेक्षण भी आरबीआई करता है कि कितना रुपया इंडिया से विदेशों में जा रहा है और कितना विदेशों से आ रहा है। सबका पर्यवेक्षण आरबीआई करता है विदेशी देश और विदेश के अंदर किए जाने वाले स्थानांतरण का। अगला आरबीआई का कार्य है विदेशी पूंजी भंडार का रक्षण। यानी कि जितना भी विदेशी मुद्रा है, जितनी भी विदेशी मुद्रा है या विदेशी पूंजी भंडार हैं, उसका संरक्षक भी आरबीआई ही है। और विदेशी मुद्रा को केवल आरबीआई और उसके जो अधिकृत एजेंट है उनके द्वारा ही लेन देन किया जा सकता है। अन्य कोई दूसरा आम व्यक्ति विदेशी मुद्रा का लेन देन नहीं कर सकता। ये आरबीआई के नियमों के खिलाफ है। आरबीआई मुद्रा का विदेशी मुद्रा का लेन देन सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की जो अधिकृत एजेंट है वही कर सकता है या आरबीआई खुद कर सकता है। आरबीआई का अगला कार्य होता है विदेशी मुद्रा का नियमन और प्रबंधन। यानी कि एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। विदेशी मुद्रा को रुपए में या फिर रुपए का विदेशी मुद्रा में परिवर्तन। यानी कि जितना भी सॉरी विदेशी मुद्रा का रुपए में परिवर्तन या रुपए को विदेशी मुद्रा में जो चेंज करना है वो सारा कार्य कौन करेगा? आरबीआई ही करता है। और ये किसके तहत करता है? जो फेमा एक्ट आया था। कौन सा एक्ट? फेमा एक्ट। फेमा एक्ट 1999 के तहत ये शक्ति आरबीआई को मिलती है कि वह विदेशी वित्तीय प्रबंधन करता है। आरबीआई का अगला कार्य होता है आरबीआई का अगला कार्य है कि मौद्रिक आंकड़ों का प्रकाशन। यानी कि ये कुछ रिपोर्ट्स, कुछ आंकड़ों का भी प्रकाशन करता है। सबसे पहले है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस और बहुत सारी मंथली मैगजीन बुलेटिन भी आरबीआई जारी करता है। आरबीआई का अगला कार्य है ये विकासात्मक कार्य भी करता है। यानी कि आरबीआई विकास के अंदर भी अपनी भागीदारी निभाता है। ये कैसे निभाता है? जैसे ये मुद्रास्फीति को कम कर देता है, महंगाई को कम कर देगा, जिससे कि देश का विकास अधिक संभव हो पाएगा। और दूसरा वित्तीय समावेशन यानी कि सबको आसान तरीके से लोन मिल जाएगा तो आराम से विकास में भागीदार या विकास बढ़ेगा। विकास जितना लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों को जितना बिजनेस करने के लिए लोन मिलेगा, उतना ही हमारा देश विकास में आगे बढ़ेगा। अगला कार्य है आरबीआई का साख नियंत्रण। यानी कि जो मौद्रिक नीति है इसके द्वारा आरबीआई मुद्रा एवं साख यानी कि मुद्रा आपूर्ति, साख नियंत्रण, मुद्रा एवं साख मतलब होता है जो मुद्रा की आपूर्ति है, मुद्रा की जो आपूर्ति है उसका भी नियंत्रण आरबीआई करता है। तो ये अपन ने डिटेल से आरबीआई के 10 कार्य पढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को 10 कार्य अच्छे से याद हो गए होंगे। इनको अच्छे से याद कर ले, समझ ले और ये ऑल एग्जाम एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, सब में आपको काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।